हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA के बारे में, जो कि बताता है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगता है, कितना टीडीएस लगता है उसके बारे में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि नीचे ही आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेक्शन 194 IA क्या कहता है कि बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब भी कोई इंसान एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका जो खरीदार है वो 1% का टीडीएस काट करके ही ओनर को या सेलर को पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, किससे? वाई से खरीदी। ठीक है। तो बायर कौन है? एक्स इज बायर एंड वाई इज सेलर। तो एक्स जब वाई को पैसे देगा तो वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगा। ओके, तो यही सेक्शन 194 IA कहता है। टीडीएस का रेट 1% है, बाकी डीप में हम पढ़ने वाले हैं। अगर एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जिस बच्चे को नहीं पता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, या फिर उसका कोई हिस्सा होगा, या फिर सपोज आपका घर हो गया। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर आप इंडिया से चाइना में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो क्या आप अपना लैंड और बिल्डिंग साथ में लेके जाएंगे? नहीं। बेच बेशक सकते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग को तो उठा करके नहीं लेके जा सकते ना। तो दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिनको मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। और एप्लीकेबिलिटी क्या है तो इसकी, कि एप्लीकेबल व्हेन बायर, जिसको कि हम ट्रांसफर भी बोलते हैं, जब भी वो परचेज करता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, या ए पार्ट देयर ऑफ अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पे ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। आई रिपीट, अगर किसी ने भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, बस वो जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, तो टीडीएस लगेगा। और जो टीडीएस है वो बायर डिडक्ट करेगा, सेलर डिडक्ट नहीं करेगा। एज आई सेड, खरीदने वाला डिडक्ट करेगा, बेचने वाला नहीं करेगा। ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आपकी जो परचेज वैल्यू है वो 50 लाख तक की है तो आपको टीडीएस नहीं देना। ठीक है। कब टीडीएस देना है? जब 50 लाख तक की है तब कोई टीडीएस नहीं देना। अगर आपका जो है वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा है, तभी आपको टीडीएस देना है इस सेक्शन के अंडर। फिर रेट ऑफ टीडीएस क्या लगेगा? 1% ऑफ सेल ऑफ कंसिडरेशन। जितने का मेरा सेल ऑफ कंसिडरेशन है उसका 1% लगेगा। या फिर अगर मेरा पैन फर्निश नहीं है, अगर मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो अंडर सेक्शन 206AA मेरा जो रेट ऑफ टीडीएस हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। ओके। जो कि हम हर सेक्शन में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर पैन फर्निश नहीं है तो आपको 20% पे करना पड़ता है। ठीक है। फिर वो कहता है कि ऑन व्हाट अमाउंट टीडीएस इज डिडक्टेड, कौन से अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आपने खरीदा है, 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो टीडीएस लगेगा जी इन दोनों में से जो ज्यादा होगा। ठीक है। हायर ऑफ दीज टू, क्या कहते हैं ये? कि सेल कंसिडरेशन, जितने का मैं बेच रही हूँ, जो मेरा एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई मैंने एग्रीमेंट किया था कि मेरी जो प्रॉपर्टी है तो 50 लाख रुपए में खरीद रहा है, तो या तो इस पे टीडीएस कटेगा, या फिर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की एक वैल्यू लगती है। स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू सपोज 48 लाख है, तो कौन सा ज्यादा है यहाँ पर? यहाँ पर सेल कंसिडरेशन एग्रीमेंट वाला ज्यादा है, तो इसके पे टीडीएस लगेगा। जो इनमें से ज्यादा होगा उस पे टीडीएस लगता है। बाकी आपको एग्जांपल में मैंने 3 केस रिप्रेजेंट करे हैं, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, एंड में देख लीजिएगा। फिर वो कहता है कि पेमेंट एंड रिटर्न ऑफ टीडीएस। अब टीडीएस कट कर लोगे, उसका करोगे क्या? बायर मस्ट डिपॉजिट टीडीएस, बायर को टीडीएस डिपॉजिट करना है, जो भी गवर्नमेंट का पोर्टर है, जैसे कि हम जीएसटी डिडक्ट करके जो है सबमिट करते हैं, उसी तरीके से 30 दिन के अंदर अंदर आपने जब भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, 30 दिन के अंदर अंदर उस टीडीएस को गवर्नमेंट के खाते में डलवाना है। और आपको चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म 26QB के अंडर अपनी पेमेंट करनी है। और बायर को ये इंश्योर करना है कि जब भी उसने फॉर्म 26QB के अंडर चालान कम स्टेटमेंट फाइल की है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो एक फॉर्म 16B में, जो कि टीडीएस सर्टिफिकेट होगा, सेलर को दे देगा, ताकि सेलर ये प्रूव कर सके कि भाई मैंने जो है पेमेंट कर दी है टैक्स की, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी मत लगाओ, और जी मेरे को जो मेरा क्लेम बनता है वो मुझे दे दो। आई रिपीट, 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट में जमा करवाना है। जो जमा करवाएंगे वो फॉर्म 26QB के अंडर करवाना है। और 15 दिन के अंदर अंदर, फॉर्म जमा करवाने के 15 दिन के अंदर अंदर 16B का सर्टिफिकेट सेलर को दे देना है। आगे चलते हैं। अदर प्रोविजंस है, कुछ मेन प्रोविजंस, जैसे कि बायर की ड्यूटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और डिपॉजिट करे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर वो कहता है कि सेलर कैन नॉट क्लेम, सेलर जो है टीडीएस क्लेम नहीं कर सकता अगर बायर फेल हो जाए तो। ठीक है। एक्स की ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसको सर्टिफिकेट देना था वाई को, लेकिन एक्स ने ही डिडक्ट करके सबमिट नहीं किया, तो बेचारा वाई कैसे क्लेम करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि कट भी हुआ है। तो अगर एक्स सब काम सही करेगा तो वाई का काम सही होगा, और एक्स ने ही गलती कर दी तो वाई का तो अपने आप ही बेड़ा गर्क हो गया। फिर वो कहता है कि एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टीडीएस नहीं लगता, जैसे कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड में बताया था। यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी या कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एग्रीकल्चर लैंड जो होता है टैक्स फ्री होता है।
फिर अब हम पेनल्टी देख लेते हैं कि अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने में डिले कर देते, 1 महीने का टाइम था ना, डिडक्ट करने में डिले कर दे तो 1% हर महीने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप डिडक्ट तो कर देते हैं लेकिन गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट नहीं करते, तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर। ठीक है। वो साथ ही साथ ये कह रहा है अगर आपने फॉर्म 26 क्यू भी नहीं फिल करा तो आपको सेक्शन 271 H271 H के अंडर जो भी पेनल्टी क्रिएट होती है, बनती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, आप उसके लायबल हो जाओगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल है, केस 1 समझिए पहले। तो केस 1 हमारा कहता है कि 45 लैक्स का हमारा सेल कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट कहता है 45 लाख की जमीन बेची आपने, स्टैंप ड्यूटी कहती है जी 49 लाख की बेची है, तो किस पे टैक्स लगेगा? किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अमाउंट जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी 50 लाख उससे कम है, तो बाकी के पॉइंट्स पढ़ने ही नहीं है, यही बात खत्म है जी। केस 2 देखिए, 70 लाख का सेल कंसिडरेशन है, 68 लाख की स्टैंप ड्यूटी बनती है। दोनों में से कौन सा हाईयर है? टीडीएस लगेगा। क्यों? क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 70,000। तो कौन से वैल्यू पर टीडीएस लगेगा? जो हाईयर है, 70,000, सॉरी 70 लाख, उस पे लगेगा। 1% का रेट है जी, और 70,000 हमारा हमारा क्या बन जाता है? टीडीएस बन जाता है 70 लाख के 1% के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में वो कहता है 70 लाख रुपीज आपका सेल कंसिडरेशन है, 72 लाख आपकी स्टैंप ड्यूटी है। टीडीएस लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 50 लाख से ज्यादा है जी। किस पे लगेगा? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 72 लाख इज हायर, तो 72 लाख पे 1% टीडीएस के रेट से 72,000 का आपका टीडीएस लग गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। ऑल्सो इफ आपको कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोचिंग की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वी हैव स्पेशलाइज्ड क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स। थैंक यू।